तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। भाई, आज का एपिसोड तो लिटरली आग लगाने वाला है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर एक सेकंड में ट्विस्ट देखने को मिलेगा। कुछ नए किरदारों की एंट्री होने वाली है जो पूरे गेम को पलट कर रख देंगे, और साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आज के एपिसोड में सस्पेंस एकदम नेक्स्ट लेवल है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो भाई, कहानी शुरू होती है उस पारदर्शी स्क्रीन से जहां अपनी हान सुयोंग लगातार डोगजा को डांटते हुए चिल्ला रही थी, उस एबिस जेड को मत भूलना। अगर चीजें बिगड़ी तो हमें उसकी सख्त जरूरत पड़ेगी। वहां खड़ी यू सांगाह ने पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर पूछा, वेट, क्या किम डोगजा ने सच में तुम्हें यह सब करने के लिए कहा था? हान सुयोंग चिढ़कर बोली, हाँ, उसी ने कहा था। मुझे किसी घटिया जालसाज की तरह देखना बंद करो। यू सांगाह ने बहुत ही शांत लहजे में पलटवार किया, पर तुम लिटरली एक जालसाज ही हो। क्यूनरी काउंसिल के आलीशान हॉल में बैठा अपना किम डोगजा ये सब देखकर अपने सिर पर हाथ रख लेता है। हान सुयोंग, तुम और सांगाह, प्लीज। उसने एक थकी हुई सांस ली। इससे पहले कि मेरा दिमाग पूरी तरह पिघल जाए, मुझे ये चैनल बदल देना चाहिए। तभी अचानक पास के एक डिस्प्ले बूथ से एक बहुत ही लाउड और जेनेरिक आवाज गूंजी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डोगजा ने उस ब्रॉडकास्ट को देखा और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। ओहो वाह, इस फेबल का टाइटल ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये कोई थर्ड क्लास वेब नॉवेल है, पर ईमानदारी से कहूं तो ये इतनी भी बुरी नहीं है। इसे देखकर मुझे वेज ऑफ सर्वाइवल के शुरुआती चैप्टर्स की याद आ रही है। इसका मेन कैरेक्टर तो लिटरली हूबहू यू जुंगयुक की तरह बात कर रहा है। तभी उस बूथ के ऊपर एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमका। फेबल टाइटल, लेजेंड ऑफ अ लेजेंडरी अदरवर्ल्ड रिटर्न, एवरेज रेटिंग स्टार 1.3 आउट ऑफ 5 प्रॉम्प्ट। क्या आप इसे स्टार रेटिंग देना चाहेंगे? डोगजा की आंखें थोड़ी फैल गईं। वेट, क्या मैं इन पब्लिक फेबल्स को खुद रेट कर सकता हूं? तभी उसके बगल में खड़ा एक बूढ़ा साधारण कपड़ों वाला आदमी स्क्रीन को देखते हुए बहुत ही गर्मजोशी से मुस्कुराया। यह कहानी इस पूरी जगह पर मेरी सबसे फेवरेट है। डोगजा ने उस लो स्कोर को देखा और अपनी गर्दन घुमाई। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है। उस बूढ़े आदमी का चेहरा खुशी से चमक उठा, है ना? अरे यंग मैन, तुम्हारी चॉइस सच में बहुत कड़क है। डोगजा ने अपनी आंखें छोटी की और उस अजनबी को गौर से देखने लगा। भाई, ये बंदा कौन है? इस काउंसिल के अमीर और घमंडी गॉड्स तो आमतौर पर इस तरह के घिसे पिटे क्लिच कचरे से नफरत करते हैं। यहाँ नाइन्थ सर्किल आर्कमैस या स्वॉर्ड मास्टर जैसे कल्ट्स को कचरा समझा जाता है। डोगजा ने धीरे से पूछा, क्या आप ही इस फेबल के एग्जिबिटर हैं? उस आदमी ने हंसते हुए अपना सिर खुजलाया। हाँ भाई, मैं हर साल इसे यहाँ लाता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि लोग इसके छुपे हुए जादू को पहचानें। ये सच में बहुत अच्छी है, पर मैं दूसरों को इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। डोगजा ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हारी इस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं भाई। तभी अचानक हाई रैंक कॉन्स्टलेशंस का एक घमंडी ग्रुप वहां से गुजरा और उस बूथ को देखकर ताना मारने लगा। ओ देखो, ये बुढ़ा फिर आ गया। बिल्कुल जीरो टेस्ट है इसका। अपनी इस बकवास को लेकर यहां से दफा हो जाओ। उस बूढ़े एग्जिबिटर ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराते हुए वापस चिल्लाकर कहा, यह मास्टरपीस तुम जैसे अनपढ़ और जाहिल गॉड्स के लिए बना भी नहीं है। वो बुलीज उसका मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ गए। डोगजा वहां खड़े खड़े पूरी तरह शॉक था। वाह भाई वाह, किताबों के रिव्यू को लेकर यहां गॉड्स के बीच भी इतनी टॉक्सिक लड़ाई चल रही है। दुनिया कितनी भी बदल जाए, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। तभी वो ब्लू स्क्रीन रियल टाइम में अपडेट हुई। लेजेंड ऑफ अ लेजेंडरी अदरवर्ल्ड रिटर्न की रेटिंग और गिर चुकी है। करंट रेटिंग स्टार 1.1 आउट ऑफ 5। डोगजा ने मन ही मन सोचा, ये लोग तो लिटरली इसकी रेटिंग को पाताल में पहुंचा रहे हैं। पर सच कहूं तो ये इतनी बुरी भी नहीं है। हर एक फेबल की अपनी एक वैल्यू होती है। तो भाई, डोगजा ने तुरंत अपना इंटरफेस खोला और उस कहानी को एक बहुत ही हाई स्टार रेटिंग दे दी। उसने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से कहा, कभी कभी एक कहानी जो किसी एक इंसान के लिए सिर्फ एक सस्ता टाइम पास होती है, वही कहानी किसी दूसरे इंसान के लिए उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा बन जाती है। ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी डोगजा को लिटरली भगवान की तरह देखने लगा। उसकी आंखों में गहरा सम्मान था। तुम इस हॉल के बाकी घमंडी गॉड्स की तरह बिल्कुल नहीं हो। क्या गजब की सोच है तुम्हारी। डोगजा ने इसे कैजुअली लिया। अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। उस आदमी ने अचानक डोगजा के कंधे पर इतनी जोर का हाथ मारा कि डोगजा हिल गया। भाई साहब, ऐसा लगता है कि मुझे आज एक बहुत ही शानदार दोस्त मिल गया है। मुझे बताओ, तुम्हारा मॉडिफायर नेम क्या है? डेमन किंग ऑफ सॉल्वेशन। डोगजा ने अपना इंट्रो दिया। ये सुनते ही उस बूढ़े की स्माइल लिटरली और चौड़ी हो गई और उसकी आंखों में एक खतरनाक पहचान की चमक आई। आह, तो तुम वो हो। समझ गया। वैसे क्या तुम्हें अपना ये सफेद कोट पसंद है जो तुमने इस वक्त पहन रखा है?
डोग्जा इस अचानक बदले टॉपिक से कंफ्यूज हो गया। सॉरी, उस आदमी ने डोग्जा के कपड़ों की तरफ इशारा किया। ये कोट, इसे मैंने ही बनाया है भाई साहब। ये सुनते ही डोग्जा का दिमाग लिटरली 440 वोल्ट के झटके के साथ घूम गया। वेट, पॉकेट रन कोट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन? वो एसएसएस रैंक का डिफेंसिव कोट जो मुझे आउटर गॉड्स की लड़ाई के बाद मिला था? उसने कांपते हाथों से अपनी आइटम लिस्ट चेक की। पॉकेट रेल्म कोट ऑफ इन्फिनिट डायमेंशन रैंक, एसएसएस ग्रेड मेकर, मास प्रोड्यूसर। डोग्जा ने थूक गटका, उसके गले से पसीना बहने लगा। मास प्रोड्यूसर? उस आदमी ने एक पड़ोसी की तरह मुस्कुराते हुए कैजुअली सिर हिलाया। हाँ, स्टार स्ट्रीम के लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं, द मास प्रोड्यूसर। डोग्जा के अंदर लिटरली तबाही मच गई। बाप रे, मास प्रोड्यूसर, इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे अमीर, सबसे रसूखदार और खौफनाक कॉन्स्टलेशंस में से एक। वो अपनी कॉम्बैट पावर की वजह से खतरनाक नहीं है, बल्कि उसके पास जो अंधी दौलत, इंडस्ट्रियल मोनोपोली और गॉड्स के कनेक्शंस हैं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और वेट, क्या मैंने और यू जुंगयुक ने 5वें सिनेरियो में इसके ऑफिशियल इनकॉर्नेशन को जान से नहीं मार दिया था? मास प्रोड्यूसर ने कैजुअली हाथ हिलाया। वो डोग्जा के चेहरे पर छपे डर को अच्छे से पढ़ चुका था। रिलैक्स करो बच्चे, मुझे उस पुराने इनकॉर्नेशन से कोई लेना देना नहीं है। सिनेरियोज में मौत तो आम बात है, मैं उसके साथ इमोशनली अटैच्ड नहीं था। फिर उसने शातिर स्माइल के साथ डोग्जा को ऊपर से नीचे देखा। पर मुझे तुम्हारी कहानी बहुत पसंद है, डेमन किंग ऑफ सॉल्वेशन। तुम कहानी में ट्विस्ट लाने और फुल ऑन हाइप क्रिएट करने में माहिर हो भाई। मैंने तुम्हारी पर्सनल फेबल को पूरे 5 स्टार दिए हैं। डोग्जा अंदर ही अंदर रो पड़ा। भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा मेरी तारीफ कर रहा है या मुझे धमकी दे रहा है। मास प्रोड्यूसर ने अपने हाथ सिकाड़े। तो तुम्हारे जैसे नौसिखिए को भेड़ियों की इस गुफा में कौन लेकर आया है? परसेफोनी, डोग्जा ने ईमानदारी से जवाब दिया। मास प्रोड्यूसर जोर से हंस पड़ा। वो बुढ़िया? हाँ, उसकी ये पुरानी आदत है, नए नवेले बच्चों को सीधे गहरे पानी में फेंक देती है, ये देखने के लिए कि वो तैर पाते हैं या नहीं। क्या वो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ गई? ओलंपस वालों का यही स्टाइल है। फिर उसने डोग्जा को अपने पीछे आने का इशारा किया। चलो, मैं तुम्हें यहाँ के लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ ताकि ये गीदड़ तुम्हें नोच न खाएं। उधर देखो, वो जो लाउड ड्रंकर्ड है वो थोर है, और वो जो सख्त और डरावनी औरत दिख रही है वो वाकारिन है। जैसे ही डोग्जा उस इंडस्ट्रियल गॉड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा, भाई साहब, पूरे कमरे का माहौल ही बदल गया। जो कॉन्स्टलेशंस एक सेकंड पहले डोग्जा को कीड़ा समझ रहे थे, वो अब उसे बेहद सम्मान और खौफ से देखने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मास प्रोड्यूसर का खास बन चुका था। डोग्जा रातों रात वीआईपी बन गया। मास प्रोड्यूसर थोड़ा झुका, लहजा गंभीर हो गया। चलो, आज की शाम का मेन इवेंट शुरू होने वाला है। अपनी सीटों पर बैठते हैं। तभी एक वेटर उनकी टेबल पर बेहद चमकदार और प्योर कॉस्मिक फूड लेकर आया। डोग्जा ने जैसे ही इंग्रेडिएंट्स को स्कैन किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आई ऑफ मार्वातस, 9 सर्कल एसेंस कोर्स, ग्रेट सेज का नेक्टर, दौमा पा। भाई साहब, ये तो पागलपन है। मास प्रोड्यूसर ने मजे से उस खाने का एक टुकड़ा चबाया। आज का खाना बुरा नहीं है। फिर उसने अपने फॉक से सेंटर स्टेज की तरफ इशारा किया। देखो, वो रही हमारी होस्ट। तभी जादुई एम्पलीफायर से एक बेहद सुरीली आवाज गूंजी। हेलो एवरीवन, मैं हूं यूफ्रोसिने, आज की काउंसिल की आपकी ऑफिशियल होस्ट। पूरा हॉल गॉड्स की चीखें और तालियों से गूंज उठा। ओह यूफ्रो, इधर देखो। यूफ्रोसिने ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। यहां आने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और हमारे एग्जीक्यूटिव एंडलेस स्ट्रिक्टनेस का खास तौर पर शुक्रिया, जिन्होंने आज की दावत के लिए हमें अपना ये आलीशान महल दिया है। डोग्जा की आंखें छोटी हो गईं। यूफ्रोसिने ओरिजिनल नॉवल के इस आर्क में यही होस्ट थी, और अगर मुझे ठीक से याद है तो आगे चलकर यू जुंगयुक ने इसकी बेहद बेरहमी से हत्या कर दी थी। यूफ्रोसिने ने ताली बजाकर सबका ध्यान खींचा। अब हमारे पास आज रात के लिए 2 बहुत ही बड़े मेन इवेंट्स हैं, पर सबसे पहले स्टेज पर स्वागत करते हैं एक बेहद खास और मोस्ट अवेटेड स्पेशल गेस्ट का, नरक की शानदार प्रेडिक्टर और मॉडर्न सिनेरियोज की सबसे चमकती हुई स्टार, आना क्रॉफ्ट। असगार्ड नेबुला के गॉड्स ने पूरा हॉल तालियों से सिर पर उठा लिया। सब तालियां बजाओ, ये आना क्रॉफ्ट है। और हाँ भाई, ये गॉड्स लिटरली एक मामूली इंसान के लिए तालियां पीट रहे थे। उधर डोग्जा अपनी टेबल के पास खड़ा एकदम सपाट चेहरे से देख रहा था। अच्छा, तो ये यहाँ पहले ही पहुंच चुकी है, समझ गया। इसने अपनी फ्यूचर नॉलेज का इस्तेमाल करके ठीक इसी टाइमलाइन पर क्यूनरी काउंसिल में एंट्री मारी है। पर भाई, इस शातिर और मतलबी औरत को इस कमरे में कोई पसंद कैसे कर सकता है? आना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर पोडियम के पास आई और गॉड्स की भीड़ को देखते हुए बोली, मैं हूं आना क्रॉफ्ट, असगार्ड नेबुला को रिप्रेजेंट करने वाली एक प्राउड इनकॉर्नेशन। पर भाई, इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाती, पहली रो में बैठे एक दुश्मन कॉन्स्टलेशन ने जोर से ताना मारा। इस साल क्यूनरी काउंसिल का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है यार। अब स्टेज पर खड़ा हुआ कच्चा खाना हमसे बात करेगा क्या?
दूसरा टॉक्सिक गॉड हंसते हुए बोला, तभी मैं कहूं कि आजकल स्टार स्ट्रीम की कहानियों की क्वालिटी इतनी घटिया क्यों हो गई है। डोग्जा ने अपने दिमाग में हमें सिस्टम का सच समझाया। ये क्यूनरी काउंसिल असल में एक हाई सोसाइटी क्लब है जहां ये बूढ़े गॉड्स खुद को फूड क्रिटिक समझते हैं, पर यहाँ खाने की प्लेट में कोई नॉर्मल डिश नहीं बल्कि फेबल्स परोसी जाती हैं। और एक ताज़ा फेबल पकाने के लिए सबसे ज़रूरी कच्चा इंग्रेडिएंट क्या है? आना क्रॉफ्ट जैसे इनकॉर्नेशंस। यानी ये पूरी सिचुएशन इतनी फनी है कि वो स्टेज पर खड़े होकर ऐसे भाषण दे रही है जैसे वो खुद इस मेन्यू का हिस्सा ना हो। पर भाई, गॉड्स के इतने भारी दबाव और मजाक के बाद भी आना ने अपना आपा नहीं खोया। मुझे अच्छे से पता है कि मैं इस हॉल की सबसे ताकतवर जीव नहीं हूं, पर आज मुझे पहले बड़े इवेंट को होस्ट करने का सम्मान मिला है। अरे ये कच्चा खाना वहां क्या ही कर लेगा। एक और गॉड चिल्लाया, कोई इसे स्टेज से नीचे उतारो यार। तभी होस्ट यूफ्रोसी ने बीच में कूदी। उसका टोन मजाकिया था, पर उसमें एक चेतावनी थी। अब बस भी कीजिए हमारे प्यारे मेहमानों, इतनी जिद मत कीजिए। चलिए सुनते हैं कि इस स्वादिष्ट छोटे से स्नैक के पास आज रात हमारे लिए क्या कहने को है। महल का माहौल तुरंत शांत हो गया, क्योंकि जब ऑफिशियल होस्ट ने कह दिया तो बाकी गॉड्स प्रोबेबिलिटी के नियमों को तोड़कर बहस नहीं कर सकते थे। आना ने अपना गला साफ किया, उसकी आवाज़ साफ गूंजी, मुझे यकीन है कि आप सबने इस बात पर गौर किया होगा। आजकल स्टार स्ट्रीम में जो फेबल्स चल रही हैं वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल और बोरिंग हो चुकी हैं। वही रिटर्नर्स, रीइनकॉर्नेटर्स, ओवरपावर्ड स्वॉर्ड मास्टर्स, नाइन्थ सर्कल आर्कमैज और हाँ, मुझ जैसी प्रेडिक्टर्स भी। हर एक मॉडर्न कहानी एक ही ढर्रे पर शुरू होती है। हीरोज पहले ही पेज से बाकी सबसे स्ट्रांग होते हैं, पर यह सब बहुत ही सस्ता और सतही कचरा है। कमरे के गॉड सब उसकी बात को ध्यान से सुनने लगे थे। आना ने आगे कहा, पुराने दिनों में ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्या आप सबको पहली जनरेशन की वो लेजेंडरी फेबल्स याद हैं? उस वक्त हर कोई कहानियों से सच्चा प्यार करता था। डोकाई भी एकदम रॉ और खौफनाक थीम्स लाते थे। फेबल्स को एक प्योर आर्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। भीड़ में खड़े डोग्जा ने अपनी भौहें सिकाड़ी। पहली जनरेशन की फेबल्स? भाई, आना क्रॉफ्ट को उन प्राचीन और मिट चुकी टाइमलाइंस के बारे में कैसे पता हो सकता है? ये क्या गेम खेल रही है? तभी एक हाई रैंक कॉन्स्टलेशन अपनी तैरती हुई कुर्सी पर थोड़ा आगे झुका। तो लड़की, क्या तुम ये दावा कर रही हो कि तुम्हारी ये मॉडर्न फेबल्स हमारे उन प्राचीन स्वादों को संतुष्ट कर सकती हैं? आना ने मजबूती से सिर हिलाया। जी हाँ, आज रात मैं आप सबको उसी पहली जनरेशन के खुखार और शानदार दिनों में वापस ले जाना चाहती हूँ। कोई सस्ते ओवरपावर्ड हीरोज नहीं, कोई कॉपी पेस्टेड आर्कमैज नहीं, सिर्फ एक रॉ और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जो असली खून, पसीने और आंसुओं से भरी होगी। यही वो डिश है जो आज मैं आपको परोसने वाली हूँ। मास प्रोड्यूसर ने डोग्जा की टेबल से एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, कितनी बेवकूफ़ है। क्या इसे सच में लगता है कि इस हाई काउंसिल को अब वो पुराना घिसा पिटा फॉर्मेट पसंद आएगा? डोग्जा ने भी न चाहते हुए बुदबुदाया, हाँ, ये बहुत बड़ा निशाना लगा रही है। इसकी प्रोबेबिलिटी का खर्च ही इसे कुचल देगा। और भाई, तभी बूम! अचानक किसी ने पीछे से डोग्जा के कंधे को बेहद हिंसक तरीके से दबोच लिया। डोग्जा चौंक गया, उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक कांपता हुआ चेहरा था। डेडेमन, किंग ऑफ सॉल्वेशन। सेलिना किम हाफ रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे और वो पूरी तरह बेबस लग रही थी। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आइरिस को बचा लीजिए। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, डोग्जा के दिमाग में ओरिजिनल टाइमलाइन का एक भयानक फ्लैशबैक चमका, जहां सेलेना एक बड़े सिनेरियो से पहले आना क्रॉफ्ट के सामने घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो आना? इस कुर्बानी की कोई जरूरत नहीं है। पर आना ने बिना किसी इमोशन के ठंडे चेहरे से जवाब दिया था, यह बेहद जरूरी है सेलेना। मैं जो कुछ भी करती हूं वो इंसानियत को जिंदा रखने के लिए है। मत भूलो, हम कॉस्मिक प्रेडेटर्स के साथ एक पिंजरे में बंद हैं जो हमें किसी भी वक्त जिंदा चबाने के लिए तैयार बैठे हैं। फ्लैशबैक खत्म हुआ और डोग्जा वापस उस शोर से भरे हॉल में आ गया। डोग्जा का दिमाग घूम गया। वेट, घटनाओं का ये सीक्वेंस, ये तो ओरिजिनल वेज ऑफ सर्वाइवल की याद दिला रहा है, पर यह इस वक्त यहां नहीं होना चाहिए था। इस तीसरे जन्म में तो बिल्कुल नहीं। उसने उस घबराई हुई औरत को देखा। सेलेना, शांत हो जाओ, मुझे साफ साफ बताओ कि क्या। पर इससे पहले कि वो एक शब्द भी और बोल पाती, तभी एक पावरफुल और क्रूर कॉन्स्टलेशन ने हवा में अपना एक भूतिया हाथ प्रकट किया और उसकी बात काट दी। एक मामूली इंसान की ये हिम्मत कि वो इस पवित्र हॉल में बिना परमिशन के चिल्लाए। और भाई, डोग्जा के हाथ बढ़ाने से पहले ही सिस्टम के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सेलेना को घसीटते हुए बैंक्वेट हॉल से बाहर फेंक दिया और स्टेज पर खड़ी आना क्रॉफ्ट एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। वो अपनी स्पीच ऐसे देती रही मानो उसकी अपनी साथी को अभी अभी जंजीरों में जकड़कर बाहर न ले जाया गया हो। आज रात मैं जो फेबल आपके सामने पेश करने जा रही हूं उसका नाम है ब्रेसलेट एक्सपीडिशन टीम।
डोगजा की आंखें शॉक के मारे फैल गईं। वेट, क्या? भीड़ में से एक गॉड चिल्लाया। ब्रेसलेट एक्सपेडिशन टीम? क्या ये उस प्राचीन डेमन एम्परर ऑफ द ब्रेसलेट की कोई सस्ती कॉपी है? मास प्रोड्यूसर ने ताना मारा। वो पुरानी कहानी का स्ट्रक्चर बेहद बोरिंग है। पर डोगजा को असली सच पता था। उसकी नजरें स्टेज पर टिकी थीं। नहीं, वो स्टार स्ट्रीम के डेटाबेस की सबसे पुरानी क्लासिक ट्रेजिक फेबल है। 15 आम लोगों की कहानी जो एक शापित और विनाशकारी ब्रेसलेट को तबाह करने के लिए एक इम्पॉसिबल मिशन पर निकलते हैं, इससे पहले कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर दे। आना ने हवा में अपना हाथ लहराया और स्टेज के ऊपर एक बहुत ही बड़ी और ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चालू हो गई, जिसमें सीधे टेस्टिंग ग्राउंड्स का लाइव टेलीकास्ट दिख रहा था। स्क्रीन पर कुछ डरे हुए इंसानी इनकॉर्नेशंस एक सूनी और पथरीली घाटी में प्रकट होते हैं और घबराकर आसपास देखने लगते हैं। हम लिटरली कहाँ आ गए हैं? उनमें से एक हकलाया। मिस आना सही कह रही थी। गॉड्स हमें देख रहे हैं, दूसरे ने अपने वेपन को कसकर पकड़ते हुए कहा। तीसरा चिल्लाया, सब संभालो खुद को। अगर हमने इस राउंड में अच्छा परफॉर्म किया तो हमें बड़े बड़े गॉड्स के स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। डोगजा ने स्क्रीन को देखा और उसका मन घृणा से भर गया। तो आना ने इन मासूमों को इस तरह अपने जाल में फंसाया है। फुल ऑन साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। और सेलेना और आयरिस भी इसी गंदे जाल में फंस चुकी हैं। तभी आसमान में सिस्टम के भारी नोटिफिकेशंस चमके। सब सिनारियो अनलॉक्ड। ब्रेसलेट एक्सपेडिशन टीम। जरूरत 15 इनकॉर्नेशंस। क्लियर गोल, उस एब्सोल्यूट ब्रेसलेट को शिकार के मैदान के ठीक सेंटर में मौजूद एक एक्टिव ज्वालामुखी तक ले जाना और उसे नष्ट करना। फेल होने की शर्त, सभी 15 इनकॉर्नेशंस की मौत या टाइम लिमिट के अंदर ब्रेसलेट को नष्ट न कर पाना। चेतावनी, रास्ते में खूंखार इविल स्पिरिट्स टीम का शिकार करने के लिए घूम रही होंगी। बोर हो रहे गॉड्स की भीड़ अचानक जोश में आ गई। ओहो, अब आ रहा है थोड़ा मजा। डोगजा को उसकी चाल समझ आ गई। वो इन बुढ़े गॉड्स को प्योर नॉस्टैल्जिया बेच रही थी। एक ऐसा पुराना फॉर्मेट जहां इंसानों को सच में तड़पना और स्ट्रगल करना पड़ता था। तभी बालकनी से एक गॉड चिल्लाया, पर इसमें अभी भी कुछ कमी है। हम ऑडियंस यहाँ क्या करेंगे? बस अपनी लग्जरी सीटों पर बैठकर इन्हें पैदल चलते हुए देखें। आना क्रॉफ्ट मुस्कुराई। उसका जाल पूरी तरह शिकारी पर गिर चुका था। अरे, आप चाहें तो बस बैठकर देख सकते हैं, या फिर आप खुद इस सिनेरियो के अंदर कूद सकते हैं, एक इविल स्पिरिट का रूप धारण कर सकते हैं और खुद अपने हाथों से इन ताज़ा इनकॉर्नेशंस का स्वाद चख सकते हैं। भाई साहब, पूरा हॉल एक सेकंड के लिए सन रह गया और फिर गॉड्स पागलों की तरह इस आइडिया पर टूट पड़े। स्क्रीन तुरंत अपडेट हुई। दिस सब सिनेरियो ऑफिशियली इंक्लूड्स द रोल ऑफ इविल स्पिरिट्स। ऑल अप्रूव्ड कॉन्स्टलेशंस ऑफ द culinary काउंसिल मे नाउ अप्लाई टू मैनिफेस्ट। कॉन्स्टलेशंस डरावनी हंसी हंसने लगे। उनके अंदर का शिकारी जाग चुका था। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं रियल एंटरटेनमेंट। पर आना क्रॉफ्ट, अपने ही लोगों को हमारे मनोरंजन के लिए कुर्बान करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? उसने बस एक बेहद खूबसूरत पर पूरी तरह खोखली स्माइल दी। कुछ भी नहीं। मैं बस चाहती हूं कि आप सभी महान गॉड्स आज की रात को पूरी तरह एंजॉय करें। डिंग। Constellations of the Culinary Council are rapidly taking a strong liking to Anna Croft's entertainment style. तभी किम डोगजा के चेहरे के ठीक सामने एक फ्लोटिंग स्क्रीन पॉपअप हुई। सिनारियो, ब्रेसलेट एक्सपेडिशन टीम, क्या आप इस सिनारियो में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? करंट कॉन्स्टलेशन पार्टिसिपेंट काउंट 2 out of 15। डोगजा ने अपनी ठुड्डी को पकड़ा और नफा नुकसान कैलकुलेट करने लगा। मुझे आने वाले डेमन किंग सिलेक्शन के लिए ताकतवर और इंडिपेंडेंट साथियों की सख्त जरूरत है। अगर मैं इस खूंखार सिनारियो में शामिल होता हूं और बाकी गॉड्स के साथ एक जॉइंट फेबल शेयर करता हूं तो मैं उनके ग्रुप्स के काफी करीब आ सकता हूं। उसने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली और खुद से ही नफरत होने लगी। धिक्कार है मुझ पर। खुद को देखो, मैं भी धीरे धीरे लिटरली उसी तरह का मतलबी और तमाशा देखने वाला गॉड बनता जा रहा हूं जिससे मैं एक रीडर के तौर पर सख्त नफरत करता था। तभी स्क्रीन चमकी। करंट कॉन्स्टलेशन पार्टिसिपेंट काउंट 9 out of 15। अचानक उसकी आत्मा से जुड़े एक बिल्कुल अलग सब चैनल से एक बहुत ही जानी पहचानी हाई पिच आवाज ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर गूंजी। बात। डोगजा चौंक गया। हाँ, बीयू। उसका दूसरा ब्रॉडकास्ट इंटरफेस कॉस्मिक स्टैटिक के साथ चमक उठा। चैनल BL 90594, नाउ ब्रॉडकास्टिंग द कमेंसमेंट ऑफ द 84th म्यूरम मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन। डोगजा अब 2 स्प्लिट स्क्रीन्स को देख रहा था। एक तरफ आना क्रॉफ्ट का ये खूनी सर्वाइवल गेम चल रहा था और दूसरी तरफ यू जुंगह्युक का खून से सना मुरिम मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट। उसने मन ही मन सोचा, अगर यू जुंगह्युक आज मेरी जगह खड़ा होता तो वो क्या करता? उसका फैसला सैकड़ों रिग्रेशंस के बाद भी कभी नहीं डगमगाता। वो बस अपनी तलवार खींचता और रास्ते में आने वाले हर एक बंदे को बेरहमी से काट डालता। पर मैं वो सनफिश नहीं हूं। मैंने हमेशा उससे एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। पर मुझे अभी इसी वक्त अपना खुद का फैसला लेना होगा।
एक बेहद गंभीर चेहरे के साथ डोग्जा ने आगे हाथ बढ़ाया और उस डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन कर दिए। वहीं दूसरी तरफ उस नए नवेले शिकार के मैदान की गहरी और अंधेरी पथरीली खाइयों के बीच अपनी आइरिस अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भाग रही थी। उसकी सांसें पूरी तरह फूल चुकी थी और वो नुकीले पत्थर उसके जूतों को फाड़ रहे थे। भागते भागते उसके दिमाग में उसके अतीत के कुछ टुकड़े फ्लैशबैक की तरह चमकते हैं। आइरिस व्लादिमीरोवना लेवाजार बचपन से ही इतिहास की बड़ी बड़ी क्रांतियों की कहानियों की दीवानी थी। उसके हाथ में जो भी किताब आती, चे ग्वेरा, कार्ल मार्क्स, सिस्टम को बदलने वाली महागाथाएं, वो सब चाट जाती थीं। पर जिस असली दुनिया में वो जी रही थी वो कोई महान क्रांति का दौर नहीं था। वो तो कड़क कॉरपोरेट लालच, अंधाधुंध कैपिटलिज्म और सिस्टम के करप्शन का एक सूना दलदल था। और फिर अचानक डोकाइबीज धरती पर आ गए और उन्होंने उसके आसमान को हमेशा के लिए तोड़ दिया। वाह, कितनी इंटरेस्टिंग और क्यूटिक दुनिया है यार। एक ऐसा प्लैनेट जो पूरी तरह से कॉरपोरेट चमचों के इशारे पर चलता है। सिनारियो के पहले दिन आसमान में उड़ते हुए उन जीवों में से एक पागलों की तरह हंस रहा था, पर आइरिस के लिए वो कयामत का खौफ उसकी पहली सच्ची उम्मीद थी। एक क्रांति, आखिरकार एक सच्ची क्रांति शुरू हो चुकी है। इस टूटी हुई दुनिया का ये घिसे पिटा ढांचा अब सच में बदल सकता है। पर भाई, जैसे ही उसके अंदर वो मासूम उम्मीद जागी थी, तभी अचानक उस पोर्टल से एक बेहद विशाल और खौफनाक डेमन बाहर निकला। उसने पास खड़े एक चिल्लाते हुए आम नागरिक को दबोचा और लिटरली उसके दो टुकड़े कर दिए। खौफनाक गर्म खून के छींटे आइरिस के जमे हुए चेहरे पर आकर गिरे। आसपास की भीड़ पागलों की तरह चिल्लाते हुए इधर इधर भागने लगी। भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो, बचाओ प्लीज, कोई मुझे बचा लो। वो मर रहा विक्टिम अपना कटा हुआ हाथ आइरिस की तरफ फैलाकर चीख रहा था। आइरिस अपनी जगह पर लिटरली पत्थर बन गई। असली हिंसा के उस खौफनाक मंजर को देखकर उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। क्रांति, क्या एक असली क्रांति ऐसी दिखती है? उस हमलावर डेमन ने लाश को एक तरफ फेंका और अपनी चमकती हुई आंखों को आइरिस के कांपते हुए शरीर पर टिका दिया। कमजोर कीड़े, ये कैसी घटिया फेबल है यार। तुम मॉडर्न इंसान तो साला 1 मिनट भी टिक नहीं पाते। आइरिस भागो, दूर से उसके एक साथी ने चिल्लाया। मैंने कहा अभी के अभी भागो, पर आइरिस हिल तक नहीं पा रही थी। वो बस उस करीब आते मॉन्स्टर को देख रही थी और उसका पूरा शरीर खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। भागूं, पर भागकर कहां जाऊं? अब जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। कोई, प्लीज, कोई भी, बस इस डरावनी कहानी को बदल दो। और भाई, बिल्कुल उसी आखिरी और लाचार उम्मीद के पल में डिंग, एक बेहद चमकदार, सुनहरी और जादुई सिस्टम स्क्रीन उसकी आंसुओं से भरी आंखों के ठीक सामने उस घने अंधेरे को चीरते हुए चमक उठी। द कॉन्स्टलेशन, demon-like judge of fire, is closely watching your plight. The constellation, demon king of salvation, formally wishes to become your supporting constellation. यानी डेमन किंग ऑफ सॉल्वेशन अपना किम डोग्जा ऑफिशियली उसका स्पॉन्सर कॉन्स्टलेशन बनने का प्रस्ताव भेज चुका था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। भाई, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां एक तरफ क्यूनरी काउंसिल में बड़े बड़े गॉड्स का खतरनाक खेल शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ अपनी आइरिस की जिंदगी दांव पर लगी है। ऐसे में किम डोग्जा का ये स्पॉन्सरशिप का ऑफर क्या आइरिस की जान बचा पाएगा? और क्या डोग्जा गॉड्स के इस खूनी चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? ये देखना बेहद रोमांचक होने वाला है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और आप इस कहानी का अगला पार्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो भाई बिना सोचे इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि कोई भी धमाकेदार अपडेट मिस न हो। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। मिलते हैं आपसे अगले एक और बवाल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।